गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ओके, सो लास्ट वीडियोस जो है जिसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई है कि किस तरह से जो है मेरा सफ़र रहता है और पढ़ाई में मैं किस तरह से थी, और शुरू शुरू में जब छोटे होते थे, जब छोटी क्लासेस में थे, और किस तरह से जो है मैं यहाँ तक पहुँची प्रोफेसर जॉब में। सो वो सारी कहानी एक तरह से मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दी थी। सो आज हम सिर्फ बातें करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। ओके, सो क्वेश्चंस अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो है वीडियोस में आया हुआ था कि मैम कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन प्रिपरेशन फॉर टीजीटी एग्जाम एंड आल्सो इफ वी वांट टू प्रिपेयर फॉर assistant professors, what is the exact criteria, like test will be conducted, is PhD decided factor, like how do they calculate your score in merit। बिल्कुल। सो टीजीटी एग्जाम्स के लिए वीडियो मैंने वहाँ पे बना दी है। टीजीटी एग्जाम्स के लिए सिंपल आप बुक्स जो टीजीटी एग्जाम्स की निकली हुई है, किसी भी सब्जेक्ट की रिलेटेड जो है आपकी बुक्स सेलर के पास मिल जाएगी, और वहाँ से कंसिडर कर लो, है ना। बेस्ट बुक्स मैंने कहा था कि जो सेलर होते हैं उनके पास जो ज़्यादा बिकने वाली बुक्स होती है वही रखते हैं वो, तो आप वो बुक्स जो है कंसिडर कर सकते हो। ओके, और अगर रही बात की प्रिपेयर हाउ टू प्रिपेयर एपी प्रोफेसर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो बिल्कुल जैसे आपने नेट की तैयारी करी है तो वैसे वैसे आप प्रोफेसर के लिए भी तैयारी कर सकते हो, है ना। अगर आपका नेट और सेट क्लियर है तो आप प्रोफेसर का भी क्लियर कर लोगे। और क्राइटेरिया क्या है, एग्जैक्ट क्राइटेरिया यही है कि आपके एमए या एमकॉम में जो है 55% मार्क्स चाहिए, और आपका नेट या सेट दोनों में से एक क्लियर होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी रहती है इसकी। और बिल्कुल बाद में जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो है यस यस इज पीएचडी इज ए डिसाइडिंग फैक्टर, नहीं। पीएचडी जो है डिसाइडिंग फैक्टर जो है नहीं है, क्योंकि मेरी पीएचडी नहीं है अभी तक। यस मैंने एमफिल ही करी है, लेकिन मेरा जीआरएफ क्लियर है, मेरा 4 टाइम नेट भी क्लियर है, और मैंने एचपी टेट और सी टेट और एपीएस ये सब क्लियर किया हुआ है। सो और मेरा 2 इयर्स का जो है मेरा स्कूल कैडर में एज ए लेक्चरर कॉमर्स भी जो है वहाँ पे जॉब रही है। तो ये सारे फैक्टर जो है डिसाइडिंग होते हैं, ओनली पीएचडी ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता है ना। और अगर आपने पीएचडी करी है तो वो सोने पे सुहागा, बिल्कुल वो भी अच्छी बात, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, उसके भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो बिल्कुल, और अगर आपके एमफिल है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। सो मेरे सारी चीज़ें जो है मैं अगर बताती हूँ, तो अगर आपके पास आपका आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ प्रेजेंस, आप वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो, जो क्वेश्चंस पैनल से आ रहे हैं आप उनको कैसे हैंडल कर पा रहे हो, ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। और आपने आज तक क्या किया है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास है, प्रोफेशनल डिग्रीज आपके पास क्या क्या है, अगर आप उन सब को अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने आंसरिंग के थ्रू, आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पा रहे हो अपने आंसरिंग के थ्रू, जस्टिस कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो है सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, कैलकुलेट योर स्कोर इन मेरिट, तो स्कोर बिल्कुल ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे जो है आपके इंटरव्यू में मार्क्स लगते हैं। सो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे 79 आउट ऑफ 100। यस, और बिल्कुल 79, और जो मैं सेकंड टॉपर थी, जो फर्स्ट टॉपर थी उसके भी 79 मार्क्स थे, हम दोनों के 79 ही लगे थे। और लेकिन वो फर्स्ट टॉपर इसलिए रही क्योंकि रिटन मार्क्स में जो है उसके नंबर मेरे 2 या 2.5 नंबर जो है मेरे कम थे उससे। सो मुझे सेकंड नंबर पे लाया गया। ओके, बाकी इंटरव्यू में दोनों के मार्क्स 79 थे। ओके, तो ये था सेरेना 1999 जो थी, इन्होंने क्वेश्चंस किया था। ये सेकंड क्वेश्चन है प्यारो राधा रामन लाल। यस, इन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम प्लीज आफ्टर क्लियरिंग नेट क्या हमें सेट देना पड़ता है, क्या सेट ही कमीशन होता है क्या। देखिए, नेट क्लियर करने के बाद आपको सेट देना पड़े ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आपने सेट भी देना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे अब सेट भी क्लियर करना है, तो आप सेट क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज कॉलेज कैडर के लिए आपका नेट ही काफ़ी है। और बिल्कुल सेट ही कमीशन होता है क्या, नहीं, सेट कमीशन नहीं होता है। सेट जस्ट ए एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेस्ट क्लियर होने के बाद, सेट के बाद जो है आप एलिजिबल होते हो नेट कॉलेज कैडर का एग्जाम भरने के लिए, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हो, उसी के लिए सेट और नेट होते हैं। ओके, और यस, सेट क्लियर करके जो है आप अगर कॉलेज में जॉब नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट नहीं मिल पाती है, तो आप वही प्राइवेट कॉलेज में भी जो है सेट, खाली सेट एग्जाम क्लियर करके ही किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर्स लग सकते हो।
तो कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का ही वेट ना करें। जब तक जो है आपकी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसीज नहीं आती है, तब तक आप अपने रिज्यूमे बना के रखो और उनको जितनी भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस है या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पे उनको मेल कर दो। क्योंकि जब भी जो है वहाँ पे स्टाफ जो है कम चल रहा होता है, तो अगर उनके पास रिज्यूमे होगा, उनके पास आपको कभी भी बुला सकते हैं। और जब वैकेंसीज आएगी तो उसके हिसाब से जो है आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो फ्री मत बैठिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीना शर्मा 6124 से। मैम प्लीज प्रोवाइड सम गाइडेंस दैट कि एपी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। तो देखिए हीना जी, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने थोड़ा सा जर्नी शेयर की है, तो मैंने बताया था कि मैंने जो है पर्टिकुलर जो है किसी भी जगह से तैयारी नहीं की है, मैंने खुद से तैयारी की थी। खुद से तैयारी कैसे कि कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है दूसरों के सामने, और जो आज तक आपने किया है उसको कैसे रखना है दूसरों के सामने। बस वो चीज़ आपको आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और आपको, है ना, कहीं से भी आपको इंटरव्यू की स्पेशल कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, सिंपल खुद को इंट्रोड्यूस करना, जो आपने किया है उसको जस्टिफाई करिए सामने कि आपने ये चीज़ें करी है, पूरे गट्स और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें शेयर करिए, वहाँ पे रखिए पैनल के सामने। और इंटरव्यू की आपको स्पेशल कहीं से भी जो है अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोचिंग ले सकते हो, और अगर खुद तैयारी कर पा रहे हैं तो और भी अच्छा है। ओके, बाकी यस, आप ये जिन्होंने इंटरव्यू दी है उनकी गाइडेंस ज़रूर ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता ठाकुर IG 6K की। मैम जैसे कि आप पहले ही एज ए लेक्चरर जॉब कर चुकी हैं, उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर की कर रहे हो, तो आपकी इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रहना पड़ा या डायरेक्ट रेगुलर पे हो। ओके, तो ललिता जी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह है, हिमाचल में किसी भी जॉब में। तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट स्कूल जॉब में भी मैंने करा है, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे भी जो है सेम 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है अलग से, तो वो भी अभी मैं कर रही हूँ, जो कि अभी दिसंबर में पूरा होगा। सो आप स्कूल कैडर हो, स्कूल कैडर के बाद जो है आपका HP, ये आपका कॉलेज कैडर है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आपको फिर से करना पड़ता है। ओके, तो टोटल मतलब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा अभी पूरा होने वाला है दिसंबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पा शर्मा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने HPU से प्राइवेट MA करी है, मेरे 57% बन रहे हैं, मैंने PGT का फॉर्म भरा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इन नंबर का कोई अफेक्ट पड़ेगा कि परसेंटेज कम है। बाकी 10+2 BA BEd में मेरी परसेंटेज अबव 75% है। सो 57% आपकी MA में है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 55 ही चाहिए। सो आप एलिजिबल हो, और बिल्कुल आप स्कूल कैडर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, और आपकी परसेंटेज भी अच्छी है। लेकिन हाँ, पूरा मैटर है आपके रिटन एग्जाम में जो है आप कितना वहाँ पे परफॉर्म करते हो, कितनी मार्क्स और कितनी मेरिट आपकी जाती है, वो सारा आपका रिटन मार्क्स के बेस पे जाता है HP में आपका PGT लेक्चरर के लिए। ओके, पहले हुआ करता था ये इंटरव्यू, लेकिन अब जो है पूरा आपका इंटरव्यू रिटन बेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स टॉपिक। मैम डेमो देने का टाइम कितना टाइम होता है। बिल्कुल, डेमो देने का कोई टाइम नहीं होता है। अगर उनको ज़्यादा खींचना हो तो वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए भी खींच देंगे। ठीक है, खींचना आप समझ सकते हो किस एंगल में मैं बात कर रही हूँ, है ना। और बिल्कुल, और अगर जो है आप उनको इम्प्रेसिव वे से जो है बढ़िया तरीके से अगर आप जो है उनको कोई बात अपनी समझा पा रहे हो। देखो, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, जब मेरा वहाँ पे डेमो शुरू हुआ था, तो उस टाइम डेमो जब मैंने शुरू किया था तो मेरा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी थी। सो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा एग्जाम्पल के साथ ही शुरू था वो, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल्स में मैंने जो मेरे पैनल बैठे थे 4 जन, उनको मैंने एज ए स्टूडेंट्स ट्रीट किया, और उनको वो तरीका इतना अच्छा इंप्रेसिव लगा, और उन्होंने उसी टाइम बोल दिया कि अभी तक जितने भी बच्चे इंटरव्यू देके गए उनमें से आप पहले ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने हमें एक तरह से स्टूडेंट फील करवाया। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट था, मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये, है ना। सो काफ़ी अच्छे से जो है डेमो जो है अगर आपकी जाती है और इम्प्रेसिव वे में आप कर पाते हो, तो डेमो देके भी वो जज कर लेते हैं कि आपका टीचिंग मेथड्स कैसा है, टीचिंग वे कैसा है आपका। ओके, तो डेमो का कोई टाइम नहीं होता है मोस्टली। ओके,
मैम एमबीए वाला कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं? देखो ये वाला डाउट तो मुझे भी क्लियर नहीं है सही ढंग से, मैंने काफ़ी जगह से पता किया इस चीज़ का, लेकिन जब हमने एग्ज़ाम दिया था कॉलेज कैडर का तो हमारे साथ आई थिंक उस टाइम केस चला हुआ था, एमबीए वाले बच्चे ही जो है इसमें कुछ कैंडिडेट थे जो बैठना चाहते थे इस एग्ज़ाम में भी, तो आई थिंक उनको परमिशन मिल गई थी बैठने की, ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन प्रॉपर मैं नहीं बता सकती आपको कि एमबीए स्टूडेंट जो है क्या नेट का सॉरी कॉमर्स का दे सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जैसे कि एमबीए वाले स्टूडेंट्स जो है आपके टैक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इन सब्जेक्ट को ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़तेंगे, तो इस करके भी जो है शायद इनको कॉलेज कैडर कॉमर्स में नहीं बैठने दिया जाता है, ये भी कुछ वजह हो सकती है। बाकी और मुझे अभी पूरे डिटेल में नहीं पता इसका कि एमबीए वाले कॉमर्स का कैडर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये आप कहीं और से प्लीज़ पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीच वैली प्रमला ठाकुर, सेट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मैम इन कॉमर्स? तो मुझे सेट के लिए जो है आप ये जो आपके पर्टिकुलर एक सेट की बुक है बुक सेलर में वो पढ़ लो, है ना। पहले तो आपको पूरा सब्जेक्ट डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सेट के पेपर में आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप डिटेल में सिलेबस जो है सेट का देख सकते हो, जो कि आपकी HPPSC की वेबसाइट में मिल जाएगा। वहाँ पे हर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डिटेल में दे रखा है। ओके, फर्स्ट पेपर का भी होता है और अपने सब्जेक्टिव का भी होता है, और बिल्कुल और नेट का भी सेम ही रहता है पैटर्न। तो ओके, और आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हो, और मोस्टली सेट का सिलेबस नेट का ही सिलेबस रहता है। सो सेट का भी सॉरी उसके लिए आप नेट का सिलेबस मैंने जो दे रखा है, वीडियोस अपलोड की है मैंने इस चैनल पे, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो नेट का सिलेबस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवजी 331, मैम आपने इंग्लिश में दिया इंटरव्यू या हिंदी लैंग्वेज में? ऑब्वियसली मैंने हिंदी में दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, अगर सामने से इंग्लिश में पूछते क्वेश्चंस तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है ना। ऑब्वियसली आप प्रोफेसर्स बनने जा रहे हो तो स्टूडेंट्स तो हिंदी इंग्लिश मीडियम से भी आएंगे, है ना, हिंदी मीडियम स्कूल से भी आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से, तो वो आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना उनका। बिल्कुल, कल को पेपर चेक करना है आपने, है ना, तो वो तो पूरे इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, हिंदी वाले तो होंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, है ना। तो ओबियसली आपको हर दोनों लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। सो ओबियसली मैंने इंटरव्यू हिंदी में दिया था और इंग्लिश में भी पूछ रहे थे तो वो मेरे को समझ प्रॉपर आ रहा था, तो मैं इंग्लिश में आई कैन टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, ये है प्रकृति शर्मा। हाय मैम, आप ओबीसी कैटेगरी से थे या जनरल में क्वालिफाई हुए हो? सो मेरा जनरल में क्वालिफाई हुआ है। ओके, जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता ठाकुर या हर्ष ठाकुर, मैम प्लीज़ रिप्लाई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कौन से टॉपिक होते हैं और कितने टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं? देखो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप वही बताओ जो आपको अच्छे तरीके से जिनका ज्ञान हो, है ना, और पर्टिकुलर जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप बताने जा रहे हो उसको उसका मतलब आपने पूरे डिटेल में पढ़ लिया हो पहले से ही, है ना। उसका क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, वो हो सकता है कि जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जो है आप वहाँ मतलब पूरा पढ़ के गए हो और उसका स्पेशलिस्ट आपके सामने पैनल में बैठा ही ना हो, ये भी हो सकता है ना। तो जो स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठा होगा अपने सब्जेक्ट मैटर में, वो क्वेश्चंस वहीं से पुट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने जो बताया और उसका स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे ना हो, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठे होंगे और कॉमर्स में सारे ही सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े होंगे, तो ओबियसली वो आपसे क्वेश्चंस उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपने बताया होगा टॉपिक, वहाँ से कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको प्रिपेयर रहना है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, है ना। तो आपको पूरी मोस्टली सब भी तैयार करके आपको आना पड़ते हैं। ओके, और कितने टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं, ये कोई मतलब टॉपिक्स मैं किस सेंस में पूछ रहे हो आप, ये मुझे समझ नहीं आया है, लेकिन हाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप जो है जो आप उनके सामने रखोगे तो आप उसका अच्छे से स्टडी करके अच्छे से डिटेल में पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिका दोहन दोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, स्ट्रेटजी टाइम टेबल बुक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, स्ट्रेटजीज और टाइम टेबल बुक्स शेयर कर दीजिए।
तो स्ट्रेटजीज जो है मेरी मोस्टली यही रही है। स्ट्रेटजी तो देखो हर किसी को जो है सिचुएशन और चैलेंजिंग अलग अलग होते हैं, तो आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, मैं किसी टाइम फ्री होंगी, आप किसी और टाइम फ्री होंगे, है ना। हर किसी को अपना अपना काम अलग अलग होता है, तो आप उस टाइम से जो है उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओगे। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरी स्ट्रेटजी थी मोस्टली, सबसे पहले जैसे कि अगर मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, तो पहले जो है ऑफलाइन मोड में जो बुक्स मटेरियल मेरे पास होगा, वहाँ पे जो है उनको हाइलाइट्स, जो है पूरी बुक्स हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ठीक है, सो हाइलाइट्स करने के बाद जो है, हाइलाइट्स करने से ये होता है कि आप उस बुक्स को जब पढ़ते हो, उस चीज़ को आप फिर से देखते हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है देखना, सामने नज़र पड़ता है कि हाँ ये की पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ था, है ना। ओके, अगर मैं दिखाऊं आपको कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती थी उस टाइम जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन थी, तो देखो ये मोहित शर्मा क्लासेस के ही नोट्स हैं। मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इनका ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कहाँ से किया है वो जस्ट मैं इस टाइम वो बता रही हूँ, बाकी कोई प्रमोशन यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ किसी भी अकेडमी की। ओके, तो देखिए तरीका क्या था, जैसे कि ये देखो वीडियो चल रही है सामने, और वीडियो लेक्चर जो है आप सुन रहे हो, और साथ में आपके पास ये बुक्स भी होगी। सो इस बुक्स में जो है मैं ये सारे हाइलाइट्स करती रहती थी, किस तरह से हाइलाइट्स किए हुए हैं सारे। और देखो ये भी शॉर्ट नोट्स जो है साथ साथ में मैं लिखा करती थी इस साइड को, है ना। सो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता था। तो मोस्टली मेरे सारे ही आपको हाईलाइट्स किए हुए मिलेंगे। ये देखिए सारे ही मोस्टली, इसके बीच में जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, जितने भी पेजेस हैं, वो मोस्टली आपको कुछ ना कुछ जो है लिखा हुआ इन सब में मिलेगा। तो ऐसे ही जो है ये आई थिंक कि 12-13 बुक्स, आई थिंक 8-10-12 यूनिट है ये टोटली। और फर्स्ट पेपर की अलग से होती थी, 10 बुक्स वो होती थी, तो मोस्टली 20-22 किताबें थी सारी ये। और इसके अलावा भी यूट्यूब के वीडियो लेक्चर वो सब वहाँ से मैं करती थी उस टाइम। और बिल्कुल, तो पहले वीडियो लेक्चर सुनिए और हाइलाइट्स अपने नोट्स बनाइए। फिर वीडियो लेक्चर की सब्सक्रिप्शन तो उनकी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, एक्सेस, है ना। फिर उसके बाद आपके पास बचती हैं ये बुक्स, है ना। तो फिर यहीं से जो है जो जो यस उस टाइम जब वीडियो देख रहे होते हैं, तो उस टाइम जो एग्जाम्पल्स वो दे रहे होते हैं, वो कभी भी मत स्किप करिएगा, उनको ज़रूर आप बुक्स में लिख लीजिए करेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो एग्जाम्पल आपको पूरी लाइफ यूज़ हो रहे हैं। जब भी आप कॉलेज में जाओगे या स्कूल में जाओगे, तो उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप बच्चों को जो है टॉपिक को अच्छे से रिकवर करवा सकते हो। सो जब आप कोचिंग लेते हो, तो ये तरीका आपने ज़रूर अपनाना है। बस एक बार आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर हो गए, आपने अपने हिसाब से वीडियोस लेक्चर देखे, अपने खुद के हिसाब से, खुद की थिंकिंग के हिसाब से जो है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने उनको जो है डिकोड कर लिया। सो उसके बाद फिर बारी आती है सेल्फ स्टडी की, है ना। तो सेल्फ स्टडी में जो है आप एक बार पढ़ोगे पूरी बुक, ठीक है, थोड़ा सा समझ आता है, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे। इस तरह से जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो आप जो है एक पर्टिकुलर, जैसे कि 100-150 पेजेस की जो बुक होती है, उसको समझने का टाइम कम कम होता रहेगा। ओके, तो इस तरह से जो है मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। और टाइम टेबल भी वही, मतलब एक एक मैं मोस्टली जो है 4-4-5 घंटे वही सिटिंग, आप कितना भाई बैठ सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तब तो फिर आप 5-6 घंटे भी आपको पता नहीं चलते कि कब जैसे जो है आपके हुए हैं। ओके, बुक्स की बात की गई है, तो बुक्स जो है मैंने पर्टिकुलर जो है, एक तो आपका स्टडी मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने बता दिया है वीडियोस के थ्रू, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा पहले वाली। ओके, क्वेश्चन है मैम पीजीटी कॉमर्स हिंदी मीडियम के लिए कोई बुक बताएं प्लीज़। तो पीजीटी कॉमर्स हिंदी मीडियम के लिए बच्चे अगर जो है आपको बुक सेलर के पास चाहिए, वहाँ पे कोई भी बुक्स मिलेगी वो आपके लिए बेटर होगी। ओके, और हाँ याद रखना, एक बुक से कुछ नहीं होता है कॉमर्स का, ठीक है। आपको बहुत सारी बुक्स जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगी कॉमर्स की जितनी भी है, कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स के लिए। हाँ ये स्टैट वगैरह आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, बिजनेस स्टैट भी जो है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मीन मीडियम मोड के, है ना। सो एक बुक से नहीं होगा कुछ भी, आपको बाकी बुक्स भी कंसीडर करना पड़ेगी, तभी जाके जो है आप अच्छे नंबर क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आपका कंपटीशन जो है उन बच्चों से है जो बच्चे कब से पढ़ाई में लगे हुए हैं और डिटेल में वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आप कंपटीशन में बैठने वाले हो। तो देख लो, एक बुक से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मैंने उस टाइम जब मेरा कॉलेज कैडर का एग्जाम हुआ था, उस टाइम मैंने डाली थी ये, उस टाइम के ये क्वेश्चन है। प्लीज़ मेक ए वीडियो व्हाट टू डू फॉर AP इन कॉमर्स स्ट्रीम, विच सब्जेक्ट विल बी बेस्ट। देखिए
एपी के लिए जो है आपकी एक तो यस, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो नेट या सेट दोनों में से क्लियर कर लीजिए और वेट कीजिए सीट्स का। जैसे ही सीट्स आती है तो आप एग्ज़ाम में बैठिए और फुल तैयारी के साथ वो एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, इंटरव्यू फेस कीजिए और इंटरव्यू में 100% देके जो है आप एपी कॉमर्स बन सकते हो। सब्जेक्ट विल बी द बेस्ट सब्जेक्ट। सारे कॉमर्स में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे ना, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ी है कॉमर्स का, उसमें तो सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिका दुहान। मैम आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम जेआरएफ क्वालिफाई। यस मैम, आप कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि हरियाणा में एपी बन सके। आप जैसे को देख के जो है बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक यू। वरना सब लोग यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस, कुछ नहीं होता इंटेलिजेंस का, पैसों में काम होता है इंटरव्यू वाली जॉब का। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता आप ऐसा। सच में आप मेरे सच मानिए मेरी, है ना। तो अगर ऐसा होता तो आज हम जैसे एवरेज स्टूडेंट जो है कॉलेज में थोड़ी लगे होते, है ना। तो आप खुद पे बिलीव रखिए, आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है। अपने आप पे पूरा बिलीव रखिए और आप अपनी तैयारी जारी रखिए, एक दिन आपका ज़रूर होगा एपी में। ओके, हार बिल्कुल मत मानिए और उन लोगों की बिल्कुल मत सुनिए कि वो कहते हैं कि पैसे देखिए सब कुछ होता है, अप्रोचेस बंदे ही वहाँ पहुँचते हैं, उनकी तो बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जो इतने पढ़ने वाले हैं जो पढ़ाई करे और वहाँ पे अपने 100% दे और उनका ना हो, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है अंबिका शर्मा। एम पीजीटी की तैयारी कैसे की जाए और कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। पीजीटी की तैयारी के लिए मैंने ही ऑलरेडी सिलेबस पूरा डिटेल में अपलोड कर रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स का, सारे ही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, पूरे ही सब्जेक्ट आपको डिटेल में करना पड़ेंगे। ओके, यस, सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। हाँ, टॉपिक अगर जो समझ नहीं आते उनको आप छोड़ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को आप या बुक को नहीं छोड़ सकते बिना पढ़ने से। नेक्स्ट है मैम पीजीटी, ये शिव जी। मैम मेरा भी सेट 2024 क्वालिफाई हो गया है, अब नेक्स्ट वैकेंसीज कब तक आएगी एंड प्लीज़ गाइड। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सेट क्वालिफाई हो गया आपका, ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल वैकेंसीज जो है कॉलेज कैडर की अभी 2023 का बैच हुआ, ठीक है। और 18 के बाद है शायद ये, कि 17 के बाद 2023 का ही बैच हुआ है। तो देख लीजिए आप, गैप काफ़ी होता है वैकेंसीज आने में। वैकेंसीज अभी थोड़ा टाइम बाद ही आएगी, अभी लग जाएगा, मुझे लगता है काफ़ी टाइम, 1-2 साल भी लग सकते हैं। सो उस टाइम तक जो है आप तैयारी जारी रखिए और कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है प्रवीण लता। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मैम पीजीटी कॉमर्स के लिए बुक्स बताइए, स्पेशल फोकस टॉपिक बताइए, टाइम टेबल भी प्लीज़ एक वीडियो इस पर बनाइए। देखिए प्रवीण लता जी, मैंने ये सब कुछ पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। कॉमर्स के लिए भी जो है, पीजीटी कॉमर्स के लिए भी मैंने वहाँ पे सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है और टाइम टेबल भी मोस्टली मैंने इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता ही दिया है कि किस तरह से आप कर सकते हो। और मोस्टली हर किसी का टाइम टेबल जो है अलग अलग ही होता है, आपको भी अपने सिचुएशन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा टाइम टेबल है वो आप भी फॉलो करें, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये स्टडी का टाइम और ये स्ट्रगलिंग का टाइम बार बार नहीं आता है। टाइम मिल रहा है तो उसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए और अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। सो मोस्टली कंप्लीट है सारे ही Q&A। सो कोई रह गया होगा तो वो इसी वजह से रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे थे, लेकिन फ़ोन की वजह से थोड़ा सा वो सारे आगे पीछे या फिर डिलीट हो गए थे, थोड़ा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मोस्टली जितने क्वेश्चंस मैं ले सकती थी सबके बिहाफ पे, तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है, सेम सेम क्वेश्चंस मैंने ले लिए थे इसमें। सो आई होप आपको मेरे आंसर जो है काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अभी भी कुछ रहता है पूछने के लिए तो वो कमेंट में ज़रूर पूछना आपने। ओके, सो डटे रहिए आप भी और अपने जो भी ड्रीम है उनको आप पूरी कीजिए। एक दिन आपका भी जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूल कैडर में कॉमर्स का लेक्चरर हो या फिर कॉलेज में एपी कॉमर्स हो, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अपने पे विश्वास रखिए और डटे रहिए आप अपने एम पे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।